हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन को दुनिया की सबसे पहली क्रांति भी माना जाता है। इस क्रांति के बाद ही क्रांतियों की शुरुआत हुई। कहते हैं रिवॉल्यूशंस अचानक से नहीं होते। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी अचानक से नहीं हुआ, बल्कि फ्रांस में हुए कई इंसिडेंट ने इसे जन्म दिया। बहरहाल रीजन्स चाहे जो भी रहे हों, इस रिवॉल्यूशन ने फ्रांस में ड्रास्टिकली चेंजेस ला दिए। प्रीस्ट और लैंडलॉर्ड की सत्ता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर फ्रांस का किंग था लुई 16। बेशक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था लुई 16 के टाइम पर इस रिवॉल्यूशन की नींव लुई 14 ने ही रख दी थी। किंग लुई 14 ने अपनी नीतियों से देश की आर्थिक स्थिति को बहुत ही दयनीय बना दिया था। लुई 15 ने भी युद्धों और राजमहलों में बहुत पैसा वेस्ट किया। लुई 16 को भी युद्धों से बहुत लगाव था। लुई 16 के शासनकाल तक फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी और सरकार दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच चुकी थी। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी रिवॉल्यूशन अचानक नहीं होता। फ्रांस रिवॉल्यूशन के पीछे भी कई सारे रीजन्स थे, जिसमें से एक प्रमुख रीज़न था फ्रांस की खराब सोशल कंडीशन। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था प्रीस्ट या पादरी वर्ग, इसे फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता था। पादरी या प्रीस्ट वर्ग में कैथोलिक चर्च के पादरी आते थे। इन प्रीस्ट के पास पब्लिक पर टैक्स लगाने के साथ साथ कई विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। इस वजह से इन प्रीस्ट का जीवन काफ़ी ऐशो आराम में कट रहा था। दूसरा वर्ग था इलीट क्लास या कुलीन वर्ग, इसे सेकंड स्टेज भी कहा जाता था। इलीट क्लास या कुलीन वर्ग में बड़े बड़े जमींदार, ऊंचे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और राज परिवार के मेंबर्स आते थे। उन्हें कई विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनके द्वारा वे जनता का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तीसरा वर्ग था जनरल कैटेगरी का या सर्वसाधारण वर्ग, इसे थर्ड स्टेज भी कहा जाता था। यह वर्ग फ्रांस की कुल जनसंख्या का 94% था और यह वर्ग भी 2 भागों में डिवाइडेड था, एक मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग और दूसरा जनसाधारण वर्ग या कॉमन पीपल का। मिडिल क्लास में डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स आते थे। ये ज़मींदारों को पैसा उधार दिया करते थे और सरकार भी कभी कभी इनसे कर्ज लिया करती थी, परंतु इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए ये समाज में अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। कॉमन पीपल में घरेलू नौकर, मजदूर, फार्मर्स आते थे। शाही करों का अधिकतम भार इसी वर्ग को उठाना पड़ता था। समाज में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी इन्हीं का होता था। फ्रांस में उस समय पर इन कॉमन पीपल की संख्या सबसे ज़्यादा थी, पर इनके पास रोटी, कपड़ा और मकान में कुछ भी ठीक से नहीं था। इस वर्ग के प्रति फ्रांसीसी सरकार की बेरुखी भी इस क्रांति का एक प्रमुख रीज़न थी। इसके अलावा किंग लुई 16 एक बहुत ही अयोग्य शासक था। उसने थर्ड स्टेज पर कई तरह के टैक्सेस लगा रखे थे। फ्रांस में कोई रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं थे। जजेस बेचे और खरीदे जाते थे। जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सभी इम्पॉर्टेंट पोस्ट जमींदारों और अमीरों के पास ही थी। समाज के तीसरे वर्ग यानी कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास को अपनी इनकम का 80% पार्ट टैक्स के रूप में देना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्हें सॉल्ट टैक्स या नमक कर भी देना पड़ता था। इतने टैक्सेस के बावजूद भी फ्रांस कर्ज के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ था। इसलिए 1787 में किंग लुई 16 ने इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ और टैक्सेस लगाने और कर्ज लेने का प्रस्ताव रखा, परंतु पेरिस की संसद ने और अधिक टैक्स लगाने और कर्ज देने की अनुमति नहीं दी। इस पर किंग लुई 16 ने पेरिस की संसद को ही समाप्त कर दिया। इससे जनता में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो गया और जनता ने स्टेटस जनरल के अधिवेशन की मांग की। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तो राजा को झुकना ही पड़ा और 175 वर्षों के बाद
स्टेटस जनरल के इलेक्शन के लिए आदेश जारी किए गए और इसी के साथ 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत भी हो गई। तीनों वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग ने अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। फर्स्ट सेशन 5 मई 1789 को वर्साई के शाही महल में हुआ। इस सेशन में 1214 चुने गए सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें 308 पादरी वर्ग के, 285 कुलीन वर्ग के और 621 जनसाधारण वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि थे। सेशन के दूसरे दिन ही यानी कि 6 मई 1789 को ही वोटिंग सिस्टम को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। पादरी और कुलीन वर्ग के लोग चाहते थे कि मतदान वर्ग के अनुसार हो, जबकि तीसरा वर्ग यानी कि जनसाधारण वर्ग चाहता था कि प्रत्येक प्रतिनिधि के अनुसार मतदान हो। इससे सभी वर्गों के बीच में टेंशन और बढ़ गई, परंतु लुई 16 ने इसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं लिया। जनसाधारण वर्ग ने पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को अपने साथ सेशन में बैठने के लिए इनवाइट भी किया, पर पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग इसके लिए रेडी नहीं हुए। 17 जून 1789 को स्टेटस जनरल को ही नेशनल असेंबली अनाउंस कर दिया गया। 20 जून 1789 को राजा ने नेशनल असेंबली बिल्डिंग को बंद करवा दिया। जब जनसाधारण वर्ग के लोग वहां पहुंचे तो बिल्डिंग को बंद देखकर सभी जनसाधारण वर्ग के लोग समीप के ही एक टेनिस कोर्ट में घुस गए। इसी टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि जब तक वे देश के लिए एक संविधान की रचना नहीं कर लेते, वो इस टेनिस कोर्ट से हटेंगे नहीं। टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना एक महान घटना थी। डेविड टॉमसन ने लिखा है कि इस घटना ने राजतंत्र की जड़ों को हिला दिया। टेनिस कोर्ट की इस घटना से भयभीत होकर किंग लुई 16 ने 23 जून 1789 को तीनों वर्गों का एक सम्मिलित अधिवेशन बुलाया और गृह युद्ध से बचने के लिए 3 दिन के पश्चात यानी कि 27 जून 1789 को किंग लुई 16 ने नेशनल असेंबली को अपनी स्वीकृति दे दी। पर साथ ही उसने जनता को भयभीत करने के लिए विदेशी सैनिकों को पेरिस और वर्साई में तैनात कर दिया। इस समय फ्रांस में विदेशी सैनिकों की कुल संख्या थी अप्रॉक्स 50,000। विदेशी सैनिकों की उपस्थिति को देखकर जनता विद्रोह पर उतारू हो गई। लोगों को यह विश्वास हो गया कि राजा विदेशी सेना की सहायता से उन्हें दबाना चाहता है, अतः उन्होंने हथियार एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर दंगे भड़क उठे और 14 जुलाई 1789 को बेकाबू जनता ने बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण करने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इस दुर्ग का प्रयोग एक जेल के रूप में हो रहा था और यहाँ पर लोगों पर तरह तरह के अत्याचार होते थे। बास्तिल दुर्ग का पतन यूरोप के इतिहास की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है। बास्तिल दुर्ग के पतन की न्यूज मिलने पर किंग लुई 16 ने कहा था कि यह तो विद्रोह है, पर सूचना देने वाले सैनिक ने कहा, नहीं सरकार, यह तो क्रांति है। बास्तिल दुर्ग के पतन के दिन को यानी कि 14 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया। बास्तिल दुर्ग के पतन के बाद जमींदारों के घर लूट लिए गए, उनके सभी इम्पॉर्टेंट पेपर्स को जला दिया गया। इस प्रकार बरसों से चलती आई शासन प्रणाली और सामंतवाद का अंत हो गया। 20 सितंबर 1792 को इलेक्शन के बाद राष्ट्रीय कन्वेंशन की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कन्वेंशन के फर्स्ट सेशन में यह डिसाइड किया गया कि फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही किंग लुई 16 पर एक अपराधी के रूप में मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को किंग लुई 16 को क्रांति का शत्रु डिक्लेयर करके मृत्यु दंड दे दिया गया। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया। इस रिवॉल्यूशन ने राजशाही जमींदारी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
कैथोलिक चर्च से राजनीतिक शक्ति को उखाड़ फेंका। इस क्रांति ने जनसाधारण, महिलाओं और बच्चों की दशा और दिशा बदल कर रख दी। इसी के साथ इस वीडियो को भी विराम देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।